जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर। 2 दिनों से पूरा इंडिया में बहस छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण का जो आदेश दिया है, जो अलाउ किया है, उसके बाद तो पूरे इंडिया में बहस का मुद्दा छिड़ गया। बहस के मुद्दा में वे लोग ज्यादा भाग ले रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट को समझते ही नहीं। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में क्या फर्क है, कुछ नहीं समझने वाले लोग जो है सीधे कहते हैं कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर है, ओबीसी में वर्गीकरण है, तो फिर मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप में क्यों नहीं। ये सवाल लोग उठाते हैं। इसका मैं जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको समझने में सहूलियत हो। दूसरी बात यह है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में कोई अथॉरिटी क्यों नहीं दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अथॉरिटी दे दिया कि आप शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण या उप वर्गीकरण कर सकते हैं और क्रीमी लेयर भी लगा सकते हैं। ये दोनों को समझना पड़ेगा। आखिर डॉक्टर अंबेडकर क्यों नहीं चाहते थे और ये लोग क्यों कर रहा है। 2 चीज मान लीजिए हुआ। तीसरा मान लीजिए कि जो 5 जज बेंच का फैसला था ईवी चिनैया मामले में, वो इस पर आधारित था कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास है और होमोजीनियस क्लास है, जबकि ये 7 जज बेंच का फैसला है कि शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस क्लास नहीं है, इसलिए इसमें वर्गीकरण हो सकता है। यही 3 बिंदु है। 3 बिंदु पर हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बारी बारी से हम बताएं, और अगर आप सहमत मालिक हो रहे हैं मेरी बात से, अगर सहमति व्यक्त करें तो कमेंट भी करें, और कुछ सुझाव हो तो कुछ सुझाव भी दें। तो पहला तो ये है कि क्रीमी लेयर्स के संबंध में हम थोड़ा बात बताते हैं। नहीं, क्रीमी लेयर को छोड़िए, अभी मूल सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वर्गीकरण का, और लोग ओबीसी से तुलना करके इसको जायज ठहरा रहे कि जब ओबीसी में है तो इसमें क्यों नहीं। तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि ओबीसी की सूची जो है सिर्फ एक आधार पर नहीं है, उसका डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ एक नहीं है, उसके डिस्क्रिमिनेशन का आधार भिन्न भिन्न है। जैसे सामाजिक आधार पर भेदभाव, आर्थिक आधार पर भेदभाव, शिक्षा मान लीजिए कि क्षेत्र में पिछड़ापन, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ापन, तो उसका चूंकि अलग अलग 4-5 बिंदु है, और उसी में कोई किसी में पिछड़ा हुआ है, कोई किसी में पिछड़ा हुआ है, किसी का संस्कृति संस्कार दूसरी किसी तरह का है, किसी तरह का पैसा किसी दूसरे तरह का है, और एक आधार नहीं है, तो विभिन्न आधार है। इसलिए विभिन्न आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का उसमें स्कोप है। कोई शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसके आधार पर आप कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट का आपको समझना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट की सूची जो है और उसका डिस्क्रिमिनेशन का जो कारण है सिर्फ एक है, अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता जो है, यही एक मुख्य कारण है और डिस्क्रिमिनेशन का यही एक आधार है।
और अनटचेबिलिटी जिन जिन लोगों के साथ हुआ, संविधान लागू होने की तिथि तक, वे सभी शेड्यूल कास्ट मान लेके। मतलब अनटचेबिलिटी के शिकार जो संविधान लागू होने के तिथि तक थे, सभी लोग एक ही प्रताड़ना के शिकार थे, अनटचेबिलिटी। अब बताइए कि अनटचेबिलिटी को किस आधार पर आप डिवीजन कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं? क्या कोई पैमाना है कि भाई दुसाध के साथ 10% था, अनटचेबिलिटी था, चमार के साथ 20% था, मुसहर के साथ 50% था, डोम के साथ 100% था? क्या ऐसा कहीं है? क्या कहीं तथ्य है, कहीं आधार है कि सभी लोगों को एक तरह से मानने के प्रताड़ित किया गया? अस्पृश्यता के शिकार सभी लोग एक तरह से रहे, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं रहा। ऐसा नहीं किसी के साथ ज्यादा अनटचेबिलिटी हुआ, किसी के साथ कम अनटचेबिलिटी हुआ। और जब पावर मिला, जब अधिकार मिला, बाबा साहब ने दिया, तो सबको एक तरह का पावर दिया, तो उसमें वर्गीकरण का कहां सवाल पैदा होता है? इसीलिए 5 जज बेंच ने कहा कि ये होमोजीनियस क्लास है। होमोजीनियस मतलब सभी अनटचेबल्स हैं, और अनटचेबिलिटी को वर्गीकृत करना और अनटचेबिलिटी को पैमाना पर कौन कितना किनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक कहीं कोई आधार नहीं है। इसीलिए संविधान में कहीं भी वर्गीकरण का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में कहीं भी वर्गीकरण और वर्गीकरण का व्यवस्था है ही नहीं। तो पहला तो ये सवाल हो गया कि शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस क्लास है, इसीलिए इनका वर्गीकरण नहीं हो सकता। जो 5 जज बेंच ने कहा वही बात। तो ये लोग जो अभी जो 7 जज बेंच का फैसला है, ये आज के तिथि में देख रहे हैं कि बहुत से मालिक IAS मालिक हो गए हैं, बहुत से IAS नहीं हुए हैं, मजदूर मालिक हैं। अरे भाई, एक परिवार में ही अगर 4 मालिक की भाई है तो चारों एक समान है क्या? कोई एक भाई IAS है, कोई एक वो मजदूरी कर रहा है, कोई वो टीचर है, तो क्या जो मजदूरी कर रहा है सबका हिस्सा काट के सिर्फ मजदूरी जो कर रहा है उसको दे दीजिएगा क्या? ऐसा ऐसा है संभव? तो इसलिए ये टोटली थोथी दलील है, और शेड्यूल कास्ट को मान लीजिए कि एक तरह से हाशिए पर ढकेलने के लिए, शेड्यूल कास्ट को हाशिए पर ढकेलने के लिए एक शरारतपूर्ण षड्यंत्र, इसको आप इस रूप में आप वो देख सकते हैं। अब आइए हम दूसरी बात में आते हैं कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों को कोई अथॉरिटी क्यों नहीं दिया SC ST के मामले में, और ये सुप्रीम कोर्ट राज्यों को अथॉरिटी क्यों दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर है? संसद को छोड़कर शेड्यूल कास्ट के मैटर में किसी को नहीं पावर है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो मैं एक बात बता रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आखिर क्यों नहीं दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर दूरदृष्टि वाले थे। जब 341 और 342 के जो सेकेंड क्लॉज है उसकी चर्चा हो रही थी कि शेड्यूल कास्ट के सूची में हो सकता है कि कोई गड़बड़ी रह गई हो, तो उसको रेक्टिफाई करने का अथॉरिटी किसको दिया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट को होगा और किसी को नहीं होगा। ये जब उन्होंने प्रस्ताव रखा, जो प्रारूप समिति की बैठक में जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा, तो एक व्यक्ति उसमें थे, उन्होंने एक संशोधन प्रस्ताव दिया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, आपका प्रस्ताव सभी प्रस्ताव सही है, लेकिन मेरी समझ से इसमें स्टेट को नेग्लेक्ट किया गया, इसलिए स्टेट को भी कुछ पावर मिलना चाहिए।
तो डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अभी के समय में वर्तमान में जो हम लोग संविधान लिख रहे हैं और संविधान जब लागू होगा तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने अधिकार के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जो सत्ता पक्ष, जो सरकार के लोग उनको दे देगा वो ले लेंगे। ये भी उनको नहीं पता चलेगा कि हमको मिल क्यों रहा है, फिर भी जो मिलेगा वो ले लेंगे। लेकिन यही कुछ दिनों के बाद एक ऐसी स्थिति क्रिएट होगी कि शेड्यूल कास्ट के लोग अपने अधिकारों को समझने लगेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ने भी लगेंगे। तो जिस दिन शेड्यूल कास्ट के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और जो नेतृत्व करेगा, जो उसमें आगे आएगा, तो स्टेट का कोई मिनिस्टर उस व्यक्ति का विरोधी हो जाएगा कि ये कैसे अधिकार मांग रहा है। और सिर्फ उसी का विरोधी नहीं होगा, अधिकार मांगने वाला जिस जाति से बिलोंग करेगा उस जाति को भी नोटिस ले लेगा मंत्री और षड्यंत्र करेगा कि उस जाति को ही शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से हटा दिया जाए, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट की सूची डिस्टर्ब हो जाए। तो शेड्यूल कास्ट की सूची डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट को कोई पावर नहीं दिया। अब देखिए, बाबा साहब ने जो पहले सोचा था संविधान का प्रारूप बना, वही बाद में हुआ। कितना बाबा साहब अग्रसोची थे। देखिए, जहां जहां जिस जाति के लोग अधिकार के लड़ने के लिए सबसे आगे सामने आए, वहां वहां पर उनके खिलाफ, उनकी जाति के खिलाफ, उनकी जाति को SC ST से निकालने का मान लीजिए कि साजिश मालिक हुआ। जैसे बिहार में सबसे अधिक पासवान जाति के लोग लड़ रहे थे, रामविलास पासवान मान लीजिए लीडर एस्टेब्लिश थे, तो यहां पासवान जाति को टारगेट किया गया। यूपी में जब राजनाथ सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने रविदास जाति को टारगेट किया वहां, इसलिए कि वहां रविदास जाति के लोग, जाटो लोग वही वहां लड़ने भिड़ने वाले थे, अधिकार के लड़ना शुरू कर दिए थे। मायावती जी मजबूत हो रही थी, इसलिए जाटो जाति को उन लोगों ने टारगेट किया। आंध्र प्रदेश में वही हुआ, पंजाब में वही हुआ, हरियाणा में वही हुआ। तो जो डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, जो उन्होंने आशंका व्यक्त किया था और जानते थे कि ऐसा होगा, वही हुआ और वही मामला आज मान लेके फिर हो रहा है। अब स्टेट को पावर मान लेके सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को कहां से पावर आ गया कि आपने स्टेट को पावर दे दिया? भाई, कहां से आपको पावर आ गया? शेड्यूल कास्ट के मैटर में संसद के अलावा किसी को पावर है ही नहीं, तो आपको कहां से हो गया? आपको तो सिर्फ व्याख्या मान लेके करना था, तो आप नया मान लेके कानून बना रहे हैं। तो ये तो आप समझ रहे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या सोचा था, क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेती है, उनको अंबेडकर का मान लीजिए कि जो उनका सोच था उसके विरुद्ध मान लीजिए कि स्टेट को उन्होंने पावर दे दिया। तो ये दो बात तो हो गया। अब तीसरी बात ये है कि शेड्यूल कास्ट के जो पढ़े लिखे लोग थे, आज शेड्यूल कास्ट का जो सशक्तिकरण आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में और संवैधानिक तौर पर लड़ने वालों का और पे बैक टू द सोसाइटी का आप देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, इन्हीं के बदौलत सारा आंदोलन चल रहा है। शेड्यूल कास्ट के सशक्तिकरण का आंदोलन इन्हीं लोगों के बदौलत चल रहा है।
तो इस साजिशन जो है लोगों को खटकने लगा था कि आज मान लें कि शेड्यूल कास्ट के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर एक दृष्टिकोण से संपन्न भी हो रहे हैं, एक तरह से समझिए कि मुकाबला मान ले कर रहे हैं। कल ऐसा नहीं हो कि यही लोग थोड़े दिनों के बाद जनरल सीट पर जाने लगेंगे और जनरल सीट मान लीजिए कि जो है वहां पर हक जताने लगेंगे। जब पहले ओबीसी के कुछ लोग आगे थे तो ओबीसी के लोगों ने जब हक जताना शुरू किया, जनरल कैटेगरी के सीट में 10% लोग जाने लगे, तो उनको हटाने के लिए साजिशन ईडब्ल्यू से आरक्षण लागू कर दिया गया। अब जाइए, अब ओबीसी खत्म हो गया वहां से। और शेड्यूल कास्ट के अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, आरक्षण के लिए लड़ने वाले जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो बढ़े चढ़े लोग थे, जो कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उन्हीं के खिलाफ मारने की साजिश हो गई और उनके खिलाफ खिलाफत करने के लिए उन लोगों को खड़ा किया गया जो गरीब है। तो भला ये बताइए कि जो मजबूत हो रहे हैं, जो उनसे मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करने के पोजीशन में आ रहे हैं, तो षड्यंत्र के तहत उनको अपने ही भाइयों से लड़ाने का जो साजिश हुआ, तो क्या समझते हैं कि इनको जब स्थिति खराब होगी तो सारा सीट मिल जाएगा? जब सब मिलके, सब बापूत मिलके, शेड्यूल कास्ट के जो भी बढ़ल चढ़ल है, चाहे पीछे है चाहे आगे है, सभी मिलकर भी आज जो है पूरा सीट को ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा है, आज भी उनका कोटा पूरा नहीं हुआ, तो क्या समझते हैं कि इनको हटा देने के बाद कोटा पूरा हो जाएगा? कोटा पूरा नहीं होगा। और शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपस में लड़ाने का, और हमारे भोले भाले लोग जो हैं ये समझते हैं कि भाई वो नहीं आएगा तो हम आ जाएंगे। ऐसा कैसे, ऐसे संभव है? जिस तरह से मान लीजिए कि नारा दिया गया था ना कि 70 हटेगा तो कश्मीर में सबको जमीन खरीदने का मिल जाएगा, लगता है कि सब लोग वहां जाकर जमीन खरीद लेगा, जाकर इतना दलितों लोग बहुत खुश हो रहा था कि जाकर जमीन खरीद लेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया वर्गीकरण का, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। आरएसएस क्या साजिश कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी और आरजेडी और ये लोग मान ले क्या कर, उससे घबराने की बात नहीं थी। हमारे लोग क्या सोचते हैं, अगर एससी एसटी के लोग अगर दिग्भ्रमित हैं, अगर इनको ये लगता है कि आरक्षण जो है ये रोजगार का साधन है, गरीबी उन्मूलन का साधन है, अगर वो इस चीज को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब के सिद्धांत से बिल्कुल दूर है, वो नासमझ मान लेके हैं और उनकी नासमझी का लाभ जो है इलीट क्लास उठाना चाह रहा है और उनको उसका कर, और जो अच्छे लोग हैं, जो आगे पढ़ लिखे हैं, जो आगे बढ़ गए, उनसे लड़ाने के चक्कर में षड्यंत्र के तहत लगे। तो सबसे बड़ा दिक्कत अपने लोगों से, इन लोगों को समझना चाहिए कि जब आरक्षण रहेगा, बाबा साहब ने जो संवैधानिक व्यवस्था किया था जब रहेगा, तभी आप उसमें जा पाए। हम लोग भी अगर आए हैं तो मेरे बाप जी, मेरे माँ जो है अनपढ़ थी, पिताजी पुलिस में थे, सिपाही में भर्ती हुए थे, पिताजी के पहले उनके पिताजी दादा कुछ नहीं थे, मजदूर थे, तो हम लोग आए ना, उसी व्यवस्था में आए ना, उसी व्यवस्था में आज बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, मुसहर मान रहे के बहुत लोग हैं, चीफ इंजीनियर से मान लेके रिटायर किए हैं, अच्छे अच्छे पदों से भी रिटायर किए उसी व्यवस्था में। तो कास्ट के आधार पर उसको नहीं देखना चाहिए। और मान लें कि इसका मतलब कि जो आदमी आपको समान अधिकार मिला, अगर आप आगे नहीं बढ़े किसी कारणों से, कोई अपने मेहनत के बदौलत, त्याग के बदौलत, परिश्रम के बदौलत आगे बढ़ गया,
तो उसको आप अधिकार से वंचित करेंगे, सारा अधिकार को छीन लेंगे आप। क्यों आपको अलग चाहिए भाई? प्रताड़ना सब समान मिला आपको, अधिकार एक तरह से मिला, तो फिर आपको अलग से प्रोटेक्शन क्यों भाई? क्यों? सोशल जस्टिस, अब प्रतिनिधित्व का सवाल है, वहां प्रतिनिधित्व करना है, तो प्रतिनिधित्व करने के लिए बोका आदमी जाके क्या करेगा? समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो समाज का तेज तरार आदमी होगा, जो सक्षम होगा, वही ना समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। तो चूंकि यहां पर जो इलीट क्लास जो है, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट पे जजेज हैं, जो या मान लो RSS के लोग हैं, उनके दिमाग में दूसरी बात है। वे समझ रहे हैं कि ये तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, तो गरीबों को लगाओ, और गरीब लोग भी समझ रहे हैं कि हमको हो जाएगा। अब कहां से हो जाएगा भाई? जब अभी आप सीट रहते हुए कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, सभी शेड्यूल कास्ट मिल के भी या सभी ST मिल के भी कोटा नहीं पूरा कर पा रहा है, तो क्या समझते हैं कि अगर इन लोगों को हटा दिया जाएगा तो आप आ जाएंगे? आज नहीं आएंगे तो कल भी आप नहीं आएंगे, आना होगा तो आज भी आइएगा। तो इसलिए इस गलतफहमी में लोगों को नहीं रहना चाहिए कि उसके हटने से हमको लाभ हो जाएगा, किसी को लाभ नहीं होगा। ये आरक्षण का खात्मा करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जो बहुत मजबूती के साथ रचा गया है। लेकिन ये जान लीजिए कि रिजर्वेशन के मामले में, सोशल जस्टिस के मामले में, संविधान के मामले में शेड्यूल कास्ट के लोग जितना सजग हैं, शायद ही दूसरे लोग सजग होंगे। तो शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी लड़ाई लड़ लेंगे और अपने लोगों को भी समझा लेंगे, RSS को और जो मनोविधान को मानने वाले लोग हैं, ये गलतफहमी में नहीं रहे कि हम शेड्यूल कास्ट का बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। जो शेड्यूल कास्ट के लोग आगे बढ़ गए हैं, वे समाज के लिए लड़ेंगे। इन लोग का राजनीति दूसरा है कि जैसे ही इसको आप आरक्षण से अलग कीजिएगा तो आरक्षण के खिलाफ मान लेंगे शेड्यूल कास्ट के लोग, यही लोग खड़ा हो जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो ये होने वाला नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग सब बात को समझते हैं और इस लड़ाई को आगे निश्चित रूप से लड़ेंगे, और सभी लोगों का समर्थन चाहिए। तो साथियों, आप बात को समझेंगे तो आप लड़ेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं लड़ पाएंगे, आप किसी न किसी के शिकार होंगे। तो शेड्यूल कास्ट के लोग, कम लोग मान लेके शिकार होने की स्थिति में है, अधिक से अधिक लोग बात को समझ रहे हैं, और हमको लगता है कि ये कार्यक्रम मालिक को होगा। आगे हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं बिहार में, एक तुरंत बैठक बुलाई जा रही है, 11 तारीख के आसपास बैठक होगी। उसके बाद बड़ा कार्यक्रम लिया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट के अधिकारों को छीनने का प्रयास हो रहा है, आरक्षण को और संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और इस काम में दोनों लगे हुए हैं, जो आरक्षण का और संविधान के नाम पर वोट लेने वाले लोग भी हैं और संविधान का विरोध करने वाले लोग भी हैं, दोनों लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो इसमें बड़ी सतर्कता से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए और लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबों का समर्थन मिलेगा। तो साथियों, अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो आप निश्चित रूप से शेयर करिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। लड़ाई को हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।